Welcome everyone to the lecture 2 of polity. This is Himanshu, CAPF 2019 rank 163. So let us begin. देखिए में हम बात करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज एंड सिटीजनशिप दैट इज़ आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 11 तक. सो लेट अस बिगिन. देखिए आर्टिकल पार्ट 1 जो है आर्टिकल 1 से 4 जो है वो पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है. देखिए टोटल 25 पार्ट्स हैं प्रेजेंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. पार्ट 1 जो है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है. देखिए आर्टिकल 1 जो है इंडिया को डिस्क्राइब करता है भारत दैट एज अ यूनियन ऑफ स्टेट. आप इसको ध्यान रखेंगे, यूनियन ऑफ स्टेट नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट. देखिए अनलाइक यूएसए जहाँ पे 50 स्टेट्स थे, वहाँ पे स्टेट्स का अग्रीमेंट हुआ था दैट दे विल स्टे टुगेदर एज अ नेशन. हमारे केस में ऐसा नहीं था. देयर वाज नो अग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स एंड देयरफॉर हमारे जो स्टेट्स हैं दे डोंट हैव एनी राइट टू सेसीड. हम वो अलग जाकर के अपना अलग देश घोषित नहीं कर सकते हैं खुद को. दैट इज़ वाई हमारा जो आर्टिकल 1 जो है भारत को डिस्क्राइब करता है यूनियन ऑफ स्टेट्स. देखिए आर्टिकल 1 के हिसाब से इंडिया टेरिटरी जो इंडिया है वो 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है. देखिए टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और तीसरा है टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट एट एनी टाइम. देखिए टेरिटरी और यूनियन ऑफ इंडिया में आपको डिफरेंस समझना है. देखिए टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो एक वाइडर एक्सप्रेशन है दैन यूनियन ऑफ इंडिया से. इसका क्या मतलब है? देखिए यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो इम्प्लाई करता है सिर्फ स्टेट्स, लेकिन टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो स्टेट, यूनियन टेरिटरी और फ्यूचर में जो कुछ भी टेरिटरी हम अक्वायर कर सकते हैं उसको भी इंक्लूड करता है टेरिटरी ऑफ इंडिया से. इसलिए टेरिटरी ऑफ इंडिया वाइडर एक्सप्रेशन है. देखिए आर्टिकल 2 की अगर हम बात करें तो ये हमारे पार्लियामेंट को 2 पावर देता है. दैट इज़ पावर टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स. जैसे कि कोई फॉरेन से हम नए स्टेट्स को एडमिट कर सकते हैं. जैसे कि हम बात करते हैं पौडुचेरी की. ये फ्रेंच गवर्नमेंट का यहाँ पे रूल था 1956 तक. तो हमने एडमिट किया पौडुचेरी को अपने स्टेट में, गोवा की बात कर रहे थे. देखिए नॉट पौडुचेरी, गोवा की बात कर रहे हैं. तो फ्रेंच गवर्नमेंट से हमने इनकॉर्पोरेट किया एंड दैट वाज डन बाय द पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए जो दूसरा पावर जो ग्रांट करता है आर्टिकल 2 है वो है पावर टू इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स. जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है हम उसमें नए स्टेट्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं. अब बात करते हैं आर्टिकल 3 क्या बोलता है. देखिए आर्टिकल 3 बोलता है कि पार्लियामेंट के पास नए स्टेट्स को बनाने का अधिकार है बाई सेपरेटिंग जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट है या फिर यूनाइट कर दो और मोर स्टेट्स को या पार्ट्स ऑफ स्टेट्स को. तो एग्जिस्टिंग स्टेट्स में हम पार्लियामेंट कुछ भी काट पीट के नया स्टेट बना सकता है, 2 स्टेट को मिला के कंबाइन कर सकता है. रिसेंटली हमने देखा कि स्टेट को यूनियन टेरिटरी में भी कन्वर्ट कर सकता है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में रिसेंट एग्जांपल आपके सामने है. दूसरा है कि पार्लियामेंट जो आर्टिकल 3 पावर देता है कि किसी भी स्टेट के एरिया को इंक्रीज़ कर सकता है, किसी भी एरिया को डिक्रीज़ कर सकता है. ये तीसरा पावर है. और चौथा पावर है कि किसी भी स्टेट के बाउंड्रीज़ को ऑल्टर कर सकता है. और पांचवा पावर जो आर्टिकल 3 से मिलता है पार्लियामेंट को कि किसी भी स्टेट के नाम को भी ये चेंज कर सकता है. देखिए आर्टिकल 4 की हम बात करें तो ये बोलता है कि आर्टिकल 2 एंड 3 विल नॉट बी कंसीडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368. देखिए इसका क्या मतलब बनता है. देखिए आर्टिकल 2 एंड 3 ने अपना बता दिया कि पार्लियामेंट के पास क्या पावर है. और आर्टिकल जो 368 है, देखिए आर्टिकल 368 इज़ रिलेटेड विद द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और जब हम अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं तो वहाँ हमें स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है. हम इसको डील करेंगे आर्टिकल 368 को लेटर ऑन. अभी बस आपको पर्टिकुलरली इतना ध्यान रखना है कि जब हम किसी दूसरे देश से अपने एक नया स्टेट सीड लेते हैं, मतलब एक्सेप्ट करते हैं, तो वहाँ पे आर्टिकल 2 का यूज़ कर सकता है पार्लियामेंट. लेकिन अगर हमारे एग्जिस्टिंग टेरिटरी को किसी दूसरे देश को देना होगा तो उस केस में हम आर्टिकल 3 का यूज़ नहीं करेंगे. देखिए लास्ट पॉइंट जो है, इफ़ एनी टेरिटरी हैज़ टू बी सीडेड टू फॉरेन कंट्री इट कैन नॉट हैपन अंडर आर्टिकल 3. उस केस में हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. एंड दैट अमेंडमेंट विल बी डन बाय अंडर आर्टिकल 368. ये एग्जाम व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे. हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं.
देखिए, अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। कुछ कमीशन है एग्जाम व्यू पॉइंट से, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला जो है धार कमीशन। ये कमीशन इसलिए बनाए गए थे क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स पे काफ़ी साउथ इंडिया में काफ़ी फास्टिंग और काफ़ी मूवमेंट हो रहे थे। तो कई सारे कमीशन पार्लियामेंट ने बैठाए कि कैसे नए स्टेट्स का इवोल्यूशन कैसे होना चाहिए। तो देखिए, धार कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से हमारा रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए रादर दैन लिंग्विस्टिक फैक्टर। धार कमीशन का आप डेट याद रखेंगे 1948, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जेपीवी कमेटी भी 1948 में बनी थी। इन्होंने बोला इन्होंने भी बोला कि देखिए, रीऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक फैक्टर यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये जेपीवी कमेटी का रिकमेंडेशन था। देखिए, फजल अली कमीशन जो थी, ये अपना रिपोर्ट सबमिट की 1955 में, और ब्रॉडली इन्होंने लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया एज बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। देखिए, उस टाइम पे साउथ में काफ़ी मूवमेंट चल रहे थे, इसीलिए उनके फेवर को, उनके ग्रेवांसेस को देख करके फजल अली कमीशन ने एक्सेप्ट किया लैंग्वेज को कि हाँ ठीक है, हम लैंग्वेज के बेसिस पे और स्टेट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन इट रिजेक्टेड फार्मूला ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। अगर ऐसा होता तो कितनी सारे लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे टुकड़े हो जाते, बहुत सारे स्टेट्स बन जाते। जब छोटे छोटे स्टेट्स बनते हैं तो वहाँ पे सक्सेशन मूवमेंट का, सक्सेशन रिबेलियन का एक डर होता है। इसलिए फजल अली कमीशन ने बोला कि ठीक है, हम लैंग्वेज कर सकते हैं, बट इट रिजेक्टेड वन लैंग्वेज वन स्टेट थ्योरी। देखिए, बेस्ड ऑन फजल अली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, हमारा दैट लेड टू फोर फोल्ड डिवीजन क्लासिफिकेशन। देखिए, पहले क्या था कि फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन था स्टेट्स का, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, डी। पार्ट ए में स्टेट्स थे, पार्ट बी में प्रिंसली स्टेट थे, इस टाइप से फोर फोल्ड डिवीजन था। तो ये फजल अली कमीशन SRC 1956 में और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ये फोर फोल्ड डिवीजन हट गया और 14 न्यू स्टेट्स बने और अलॉन्ग विद दैट 6 न्यू यूनियन टेरिटरीज बने। और पहला आपको ये फैक्ट याद रखना है कि फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट जो क्रिएट हुआ था वो आंध्रा था 1953 में। देखिए, कई बार क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट कि कौन से स्टेट का कब फॉर्मेशन हुआ था, तो ये आप बाय हार्ट याद करेंगे। मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ कि 1960 में महाराष्ट्र गुजरात वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम बॉम्बे प्रोविंस। 1963 में नागालैंड क्रिएट हुआ था। 1966 में हरियाणा एंड चंडीगढ़ एंड हरियाणा एंड चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश फ्रॉम पंजाब प्रोविंस। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय बना था। 1975 में सिक्किम बना था। देखिए, ये सिक्किम 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बना था, आप इसको ध्यान रखेंगे। देखिए, 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा आया था। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड बना था। 2014 में तेलंगाना बना था। रिसेंट कुछ कुछ अमेंडमेंट हुए हैं और दादर एंड नगर हवेली, वो आप एक बार सर्च कर लें अपने एग्ज़ाम में बैठने से पहले। ये मेरा पुराना नोट्स है। देखिए, सिटीजनशिप जो आर्टिकल डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन से, आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक। देखिए, सिटीजनशिप जब हमारा संविधान आया तो उसके हिसाब से कौन कौन सिटीजनशिप पहले से ही, मतलब भारत के सिटीजन्स बोले जा सकते थे। तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि जो भी लोग डोमिसाइल थे इंडिया में बॉर्न, या फिर एक भी उसके पेरेंट इंडियन हैं, या फिर वो रेजिडेंट है इंडिया में 5 साल के लिए, तो वो सिटीजनशिप, वो इंडियन सिटीज़न है। देखिए, रेजिडेंट का यहाँ मतलब ये होता है कि दोज पर्सन हु हैज़ बीन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, लेकिन वो इंडिया में मोर देन 6 मंथ एक साल में मोर देन 6 मंथ स्टे करता है, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड रेसिडेंट। तो अगर वो 5 साल तक स्टे करता है तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। नेक्स्ट है कि जो लोग संविधान जब बन रहा था, जो लोग पाकिस्तान से यहाँ भारत आ गए थे, उनको भी हमने हमने भारतीय सिटीजनशिप की नागरिकता दी थी। तीसरा है जो लोग पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले वापस आ गए थे। देखिए, हमें इंडिपेंडेंस तो 1947 में मिल गया था, लेकिन हमारा जो संविधान हुआ था दैट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। तो जो लोग पाकिस्तान चले गए थे लेकिन हमारे कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले आ गए थे भारत, उनको भी सिटीजनशिप का दर्जा मिला। फिर PIO, दैट इज़ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो कि आउटसाइड स्टे कर रहे हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप अक्वायर कर सकते हैं।
देखिए एक्विजिशन का जो प्रोसेस है, आप इसको याद रखने के लिए बर्डन याद रखें। बर्डन मतलब बर्थ, आर मतलब रजिस्ट्रेशन, डी मतलब डिसेंट, एन मतलब नेचुरलाइजेशन, एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू टेरिटरी स्टैंड्स फॉर आई। इसको आप बर्डन याद रखें। देखिए सिटीजनशिप लॉस करने का भी कुछ कुछ देखिए लॉस ऑफ सिटीजनशिप भी हम देख लेते हैं कि कैसे कोई इंडियन सिटीजनशिप लॉस कर लेता है। अगर कोई वॉलेंटरली बोले कि हाँ मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिटीजनशिप नहीं, इंडिया का सिटीजन नहीं बनना है, नहीं चाहिए, तो दैट वे कैन बी, दैट वे हिज सिटीजनशिप कुड बी लॉस्ट। टर्मिनेशन होता है, जैसे कोई अगर कोई दूसरे देश का सिटीजनशिप अगर एक्वायर कर लेता है तो ऑटोमेटिकली वो इंडियन सिटीजनशिप उसका टर्मिनेट कर दिया जाता है। एक होता है डेप्रीवेशन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है इन केस ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। That's all for this lecture. Next lecture I'll be taking fundamental right. I hope these lectures are making you lot of sense. So stay tuned, keep sharing with the needy. Thank you.